अच्छा, नेक्स्ट जेएस के अंदर या किसी भी जो सर्वर एप्लीकेशन है, जो सर्वर पे रन होती है और जो HTTP की अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करती है, जिसको हम सर्वर भी बोलते हैं दूसरी ज़ुबान में, सब सर्वर के अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, डेट इज़ कॉल्ड राउटिंग। क्योंकि अगर आपने देखा हो, हमने जब डोमेन नेम सिस्टम को अंडरस्टैंड किया है और उसके आगे जो राउट्स को डिस्कस किया है, उन राउट्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्स आते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी सर्वर एप्लीकेशन में उसकी राउटिंग का कंसेप्ट है कि राउट्स बनते कैसे हैं, उन राउट्स पे हम अपनी कस्टम लॉजिक कैसे लिखेंगे और वो रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें। अगर हम Nginx पढ़ रहे हैं फिर भी हमें यही अंडरस्टैंड करना है, PHP पढ़ रहे हैं फिर भी यही अंडरस्टैंड करना होता है, पाइथन, फ्लॉस, जेंगो और Node.js वगैरह, हर एक में राउटिंग कैसे डिफाइन करनी है, डेट इज़ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। अगर आपको राउट डिफाइन करने आ रहा है तो उसके पीछे का कोड लॉजिक कैसे चलेगी, वो अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। सही है। तो अब चूंकि हम Next.js सर्वर में हैं तो हम Next.js सर्वर की राउटिंग को समझेंगे कि जब हमारी एप्लीकेशन सर्वर पे चलेगी, यानी कि Next.js जब सर्वर पे रन होगा तो उसके राउट पे जब रिक्वेस्ट जाएगी तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा उसको। अच्छा, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हर सर्वर ने कुछ चीज़ों को ऑटोमेट किया होता है। ऑटोमेट क्यों? ताकि डेवलपमेंट फास्ट हो सके। यानी कि सारा राउटिंग का लॉजिक जीरो से नहीं लिखना हमें, तो बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेट करता है सर्वर खुद से ताकि आसानी से काम हो सके। तो Next.js ने भी ये काम अचीव किया है थ्रू ऐप राउटर। कैसे ऐप राउटर काम करता है? एक ऐप का फोल्डर है, ये ऐप का फोल्डर बनाना ज़रूरी है, ये ऐसे ही बनेगा जिस तरह ऐप का फोल्डर है। अच्छा, अब ये क्या कहता है उसके अंदर कि आपने कोई भी राउट जनरेट करना है सर्वर पे और सर्वर ने उसके अगेंस्ट जो भी काम करना है, आपने उसका ऐप के फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना है। मेरी बात समझ गए? आपने उसका ऐप के अंदर फोल्डर बनाना है, ये इसका काम है। सही है, ऐप राउटर का काम है। अब उस ऐप राउटर के अंदर दो किस्म की, मतलब Next.js ने जो राउटिंग है ना उसको मेजरली दो पोर्शन में डिवाइड कर लिया एट रूट लेवल। कितने पोर्शन में डिवाइड कर लिया? 2 पोर्शन। एक वो वाले राउट जिन पे रिक्वेस्ट होके HTML आती है। मैंने आपको क्या बोला था कि 50% ऑफ द वेबसाइट के अंदर जो भी राउट्स होते हैं उनके अगेंस्ट क्या होता है? HTML रिस्पॉन्स सेंड होता है। उसने बोला कि मैंने क्या किया है आपकी आसानी के लिए, क्योंकि 50% हमें HTML रिटर्न करनी होती है और 50% आपको दूसरे काम रिटर्न कर, मतलब अपने कस्टम काम करने हैं। वो कहते हैं जो 50% HTML रिटर्न करनी है उसमें HTML कैसे रिटर्न करनी है राउट के अगेंस्ट, उसकी लॉजिक आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी लॉजिक तो Nginx भी ऑटोमेटिकली लिख के दे रहा है कि HTML की फाइल कैसे रिस्पॉन्ड करनी है। किसी भी राउट पर रिक्वेस्ट आएगी तो HTML की फाइल कैसे रिटर्न करनी है, ये तो Nginx भी लिख के दे रहा है ना हमें लॉजिक, ये तो दूसरे सर्वर भी लिख के दे रहे हैं। अपाची लिख के दे रहा है, जैम्प लिख के दे रहा है कि किस राउट पर रिक्वेस्ट आती है उसके अगेंस्ट HTML को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। वो कह रहा है कि ये काम मैं खुद से करके दे दूंगा आपको, लेकिन उसके लिए आपने क्या करना है, ऐप के फोल्डर में Next.js के अंदर पुराना जो फोल्डर होता था डेट इज कॉल्ड पेजेस राउटर, उसके लिए हम Next.js के अंदर पेजेस का फोल्डर बनाते थे, न्यू फोल्डर डेट इज कॉल्ड पेजेस। पेजेस के अंदर बनते थे, क्योंकि ये Next.js 13 के बाद कुछ चेंजेस आई, SEO वगैरह इन्वॉल्व हुई, तो उन्होंने पेजेस के फोल्डर को कर दिया डिलीट और उसकी जगह पे वो नई चीज़ ले आए डेट इज कॉल्ड ऐप राउटर। तो मतलब ऐप का फोल्डर होगा, उस फोल्डर के अंदर जितने फोल्डर होंगे वो राउट्स बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, सर्वर के राउट्स बन जाएंगे। तो अगर हम अबाउट लिख रहे हैं डेट इज मीन / अबाउट राउट, अगर हम कॉन्टेक्ट लिख रहे हैं डेट इज मीन / कॉन्टेक्ट राउट। बात समझ आ गई? अच्छा, अगर हम ऐप के राउटर में सीधा जाके page.ts लिख रहे हैं डेट इज मीन / राउट। अच्छा, अब उसने क्या किया, नेविगेशन को सबसे पहले दो हिस्सों में डिवाइड किया, डेट इज मीन 50% इज रिटर्निंग HTML फाइल एंड देन अदर 50% इज रिटर्निंग एन कस्टम रिस्पॉन्स वट एवर यू नीड।
मे बी HTML फाइल, मे बी PDF फाइल, मे बी वर्ड फाइल, मे बी वट एवर यू नीड, जेसन फाइल, जेसन डाटा, वट एवर यू नीड। तो उसने डिवाइड कर दिया। वो क्यों डिवाइड किया? वो कहता है कि अगर मैं सब कुछ कस्टम अलाउ करता तो आपको क्या करना पड़ता कि HTML फाइल भी रिटर्न करनी है, उसका भी कोड लिखना पड़ता। अगर HTML फाइल लिखनी है उसका भी कोड रिटर्न करना पड़ता। कस्टम कैसे लिखते हैं? ऐप के फोल्डर में आए, मैंने वहां पे फिलहाल क्या किया, page.tsx को डिलीट कर दिया अभी के लिए, सही है। उसकी जगह पे मैंने क्या किया, और मैं क्या करता हूं, अबाउट और इसको भी डिलीट कर देता हूं, आप लोगों को और आसानी हो जाएगी। तो अभी मेरा ऐप का राउट बिल्कुल खाली है। मैंने ऐप के अंदर आके, उसने बोला अगर आपने, ऐप मीन फॉरवर्ड स्लैश, ऐप के अंदर जो फाइल बनेगी दैट रिप्रेजेंटेड टू द फॉरवर्ड स्लैश, ये उसने कस्टम खुद से लॉजिक लिखी। उसने ये लॉजिक खुद से कस्टम लिखी। इस मीन्स कि अगर आप फॉरवर्ड स्लैश पे रिक्वेस्ट करते हो, आपको जो रिस्पॉन्स आएगा तो वो कैसे आएगा? अब वो दो कैटेगरीज हैं, वन इज रिटर्निंग HTML फाइल एंड वन इज रिटर्निंग कस्टम रिस्पॉन्स। अब आपने उसमें से किसके साथ जाना है, यू हैव टू डिफाइन। मेरी बात समझ आ गई? अब अगर आपने HTML रिस्पॉन्स सेंड करना है, वो कह रहा है यू हैव टू क्रिएट अ फाइल नेम दैट इज कॉल्ड page.tsx। ये फिक्स्ड है। वो कह रहा है अगर आपने अपनी वेबसाइट के नेक्स्ट.जेएस का सर्वर यूज कर रहे हो, फॉरवर्ड स्लैश राउट पे से HTML रिटर्न करनी है, आप जस्ट page.tsx में जाके HTML लिख दो। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब भी फॉरवर्ड स्लैश पे रिक्वेस्ट आएगी तो मैं उसके अगेंस्ट क्या रिटर्न कर दूंगा, HTML जो आपने इस पेज में लिखी है। इसका मतलब कि नेक्स्ट.जेएस ने वो लॉजिक खुद कोड की हुई है कि जो page.txt में मैं HTML लिखता हूं, जब गेट की रिक्वेस्ट HTTP की जनरेट होती है उसके अगेंस्ट वो उस HTML को रिटर्न कर देता है। ये लॉजिक मुझे लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है। अब अगर जो 50% अदर केस है वो आपने टैकल करना है। आप कहते हो कि मुझे कस्टम रिस्पॉन्स सेंड करना है, मुझे HTML उस राउट पे सेंड नहीं करनी, यू हैव टू रीनेम दिस फाइल टू द route.ts फाइल। क्या समझ आई? रिपीट कर देता हूं। एक जो वेबसाइट होती है उसके अंदर राउटिंग मैंने आपको बड़ी डिटेल में समझाई है। अभी बताया ना कि राउटिंग, व्हाट इज द राउटिंग, और उस राउटिंग के अगेंस्ट क्या काम होता है। अब किसी भी वेबसाइट में उस राउट पे दो काम होते हैं, या तो वो राउट HTML रिटर्न करता है, या फिर वो राउट कस्टम रिस्पॉन्स सेंड करता है, मे बी PDF फाइल, मे बी जेसन फाइल, मे बी वर्ड फाइल, मे बी जो भी आप अंडरस्टैंड करें, वो आपको कस्टम रिस्पॉन्स सेंड करने की कैपेबिलिटी होती है। अब 50% ऑफ द केसेस आपको HTML ही करनी होती है। अगर मैंने आपको अपनी वेबसाइट दिखाई तो वो 50% ऑफ द केसेस से ज्यादा तो HTML ही रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे राउट्स हैं उसमें जो HTML सेंड नहीं करते। तो दोनों को टैकल करने के लिए उसने कहा कि राउट बनाने का दोनों का तरीका सेम ही है। दोनों का तरीका क्या है, आप ऐप के अंदर जाके आपने अगर फॉरवर्ड स्लैश राउट को टैकल करना है तो देखो एक राउट है, उस राउट पे एक ही काम हो सकता है, या कस्टम रिस्पॉन्स सेंड हो सकता है या फिर HTML सेंड। एक ही राउट पे दो काम तो नहीं हो सकते ना, इसी वजह से तो मल्टीपल राउट्स हैं। अगर एक ही राउट से दोनों काम होंगे तो फिर कैसे वर्क करेगी चीजें, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, कैसे वर्क होगा। उसने बोला कि फॉरवर्ड स्लैश एक राउट है, वो कैसे चलेगा, जब ऐप के अंदर आप जाके राउट डॉट या समथिंग लिखोगे। अगर आपने उसमें एक और बनाना राउट में भी अबाउट या मे बी कॉन्टेक्ट, अब ये बन गया फॉरवर्ड स्लैश कॉन्टेक्ट राउट। ऐप के फोल्डर के अंदर जो फोल्डर बनाते हैं उसका एक राउट बन जाता है, तो ये बन गया फॉरवर्ड स्लैश कॉन्टेक्ट राउट। अब इस फॉरवर्ड स्लैश कॉन्टेक्ट राउट पे मैंने क्या अचीव करना है, आई हैव टू डिफाइन वेदर आई एम गोइंग टू कस्टम रिस्पॉन्स और आई एम गोइंग टू HTML रिस्पॉन्स। तो अगर HTML रिस्पॉन्स वापस बैक सेंड करना है तो हमें क्या लिखना है, page.tsx। और उसमें मैंने आपको सिखाया था लास्ट टाइम क्या करना पड़ता है, रिस्पॉन्स करने के लिए फंक्शन बनाना है, उस फंक्शन का नाम क्या होगा, कॉन्टेक्ट, और उसको क्या करना है मुझे,
एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कोई प्रॉप वो नहीं लेगा, और उसने एक्चुअल में क्या चीज रिटर्न करनी है, TSX मेन टाइप्स की फाइल में HTML मेनली। देखो इसका HTML हम देंगे तो वो सेंड करेगा ना बैक। जब मैंने पेज डॉट TSX, अब उसका जहन क्लियर है, उसका जहन क्या है, आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पेज डॉट TSX समथिंग HTML जिसको मुझे रिस्पॉन्ड करना है दस वापस। तो मैंने यहां से ये सेंड कर दिया मे बी H1 और उसमें लिख दिया कॉन्टेक्ट। अब ये वाली HTML ये रिस्पॉन्स मुझे सेंड करेगा। अगर हम देख लेते हैं क्या पोस्टमैन के अंदर टेस्ट करते हैं इसको, मेथड कौन सा होगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ हम गेट मेथड की बात कर रहे हैं, दूसरे मेथड की बात नहीं, क्योंकि ब्राउजर हमेशा गेट मेथड पे रिक्वेस्ट करता है। हमारा प्रोटोकॉल क्या है, HTTP IP, या हम किस पे जाएंगे, लोकल होस्ट 3000, इसी पे मेरे नेक्स्ट.js सर्वर चल रहा है ना इस वक्त। हमने राउट कौन सा बनाया है अभी, कॉन्टैक्ट का। अच्छा, अब वो कॉन्टैक्ट का राउट मुझे HTML भेजेगा या कस्टम रिस्पॉन्स भेजेगा, क्यों भेजेगा, क्योंकि उस फोल्डर में मैंने क्या लिख दिया है, पेज डॉट TSX लिख दिया है। ये देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, H1 कॉन्टैक्ट जो मैंने लिखा था वहां पे। अब इसके साथ आपने HTML कॉन्टैक्ट के साथ अगर आपने लिखना है मे बी हेलो वर्ल्ड, तो अब ये इसको मैं सेव करूंगा, दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा, तो अब क्या लिखा आ जाएगा, कॉन्टैक्ट हेलो। ऑल राइट, इसका मतलब क्या, राउट बनाना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। सर्वर में राउट कैसे बनाते हैं उसने मुझे एक तरीका बताया, वो तरीका क्या है, ऐप के फोल्डर में क्रिएट अ फोल्डर, दैट्स इट। अब वो कहते हैं नेक्स्ट आपने HTML सेंड करनी है, यू हैव टू क्रिएट पेज डॉट TSX और मुझे उसके रिटर्न में HTML दे दो। आपने कस्टम रिस्पॉन्स सेंड करने, यू हैव टू राइट डिफरेंट फाइल दैट इज नेम्ड एज, आप कॉन्टैक्ट के अंदर कस्टम रिस्पॉन्स सेंड करना चाहते हैं तो एक बात तो ये है कि पेज डॉट TSX को खत्म कर दो और इसके अंदर आप एक नई फाइल बनाओ दैट इज कॉल्ड राउट डॉट। अच्छा, अगर कॉन्टैक्ट के अंदर कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, एरर आएगा ना, वो कहेगा कुछ तो लिखो ना, इस राउट ने कुछ तो काम करना है। अगर आपने नहीं लिखना तो ये फोल्डर डिलीट कर दो, सही है। तो इसके अंदर मुझे कस्टम रिस्पॉन्स सेंड करना है। अब मैंने वो 50% HTML वाला रिस्पॉन्स नहीं, कस्टम रिस्पॉन्स सेंड करना है। देन आई हैव टू राइट राउट डॉट TSS। अच्छा, अब जिस तरह वो HTML रिटर्न करने के लिए पेज डॉट TSX में कुछ चीजें एक्सपेक्ट करता है, मैंने उसको बोला था आपको कि क्या क्या एक्सपेक्ट करता है वो, यू हैव टू राइट वन फंक्शन, देन export default and then return HTML। ये चीजें तीन उसको चाहिए to make a HTML response। To make a custom response they need like different thing। क्या क्या चीजें, simple export, not default export, simple export, simple export लिख दिया मैंने। then create a function, arrow function that is named as get, इट्स एन फिक्स्ड नेम। जिस तरह वहां पे मैंने फंक्शन का नाम अपनी मर्जी से रखा था ना, कॉन्टैक्ट रखूं, ABC रखूं, तो कस्टम रिस्पॉन्स सेंड करने के लिए यू हैव टू राइट अ फिक्स्ड नेम दैट इज कॉल्ड गेट, सही है। देन यू हैव टू राइट अ एरो फंक्शन देयर। इतनी बात किसी को समझ ना आई हो, अगर आपने एरो नहीं लिखना, यू जस्ट राइट सम फंक्शन, लेकिन उसका जो नाम है दैट शुड बी दी गेट। नाम चेंज नहीं कर सकते, अगर कस्टम रिस्पॉन्स सेंड करना है तो नाम शुड बी गेट, GET गेट, फिक्स्ड नेम है, चेंज नहीं कर सकते। उसमें फंक्शन का नाम चेंज कर सकते थे, उसमें डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना लाजम था, यहां पे सिंपल एक्सपोर्ट करना लाजम है, सही है। तो नॉर्मली मैं ये वाला नॉर्मल फंक्शन के बजाय मैं ये फंक्शन लिखता हूं ऐसे, तो मैंने उसका गेट फंक्शन का नाम रख दिया गेट और उसको सिंपल एक्सपोर्ट कर दिया, इसमें डिफॉल्ट नहीं चाहिए। अच्छा, अब रिस्पॉन्स सेंड करने के लिए
चूंकि मैंने कस्टम रिस्पॉन्स सेंड करना है तो उसके लिए नेक्स्ट जेएस मुझे एक फंक्शन देता है दैट इज नेम्ड एज नेक्स्ट रिस्पॉन्स, दैट इज नेम एज नेक्स्ट रिस्पॉन्स। और वो कहां से इंपोर्ट होता है? नेक्स्ट इन रिस्पॉन्स फ्रॉम नेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश सर्वर। एक लाइब्रेरी है नेक्स्ट की सब लाइब्रेरी, उसमें से ये नेक्स्ट रिस्पॉन्स का सर्वर मिलता है। ये नेक्स्ट रिस्पॉन्स का सर्वर क्या है? ये मुझे जो मेरा दिल करता है वो रिस्पॉन्स करने की कैपेबिलिटी देता है। page.tsx में ऐसा नहीं था, उसमें क्या था? वो कहता है बस मुझे HTML रिटर्न कर दो। यहां पे वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है मुझे रिटर्न करो, कुछ ना कुछ तो रिटर्न चाहिए, लेकिन वो नेक्स्ट रिस्पॉन्स में से जो तुम्हारा दिल करता है वो करो। मैं कहता हूं नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। द जेसन इज समथिंग कॉन्टेक्ट मे बी मैसेज, एंड उसमें मैं लिख देता हूं जेसन रिस्पॉन्स फ्रॉम कॉन्टेक्ट राउट। मैंने एक जेसन लिख दी। अगर आपने पीडीएफ रिस्पॉन्स करनी है तो नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट पीडीएफ, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा है या नहीं अभी नहीं हम डिस्कस कर रहे। आपने वर्ड फाइल रिस्पॉन्स करनी है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट वर्ड। आपने इवन कस्टम रिस्पॉन्स में भी आप HTML सेंड कर सकते हो, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट HTML। लेकिन जब मैं page.tsx बना रहा था तब मेरे पास ये वो फैसिलिटी नहीं थी कि मैं क्या मर्जी सेंड करूं। तो अब मेरे पास फैसिलिटी है, जब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा और अब मैं आगे जब उसी राउट को कॉल करूंगा तो क्या होगा? क्योंकि देखो राउट तो स्टिल सेम है कॉन्टैक्ट, लेकिन अब मैंने page.tsx नहीं बनाई, क्या बनाई है? route.ts। तो अब जब मैं इसमें ये लिखूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा पोस्टमैन से, तो आप लोग देखिएगा क्या आया मुझे वापस में, जेसन। अब इसको अगर मैं ब्राउजर से भी करूंगा रिक्वेस्ट तो क्या आएगा मुझे? क्या राउट का नाम था? क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? जेसन आ रहा है। क्यों आ रहा है जेसन? अब HTML क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमने 50% ऑफ दी कौन सा स्ट्रेटजी चूज की? कस्टम। देखो ना, दो कैटेगरीज हैं, कस्टम रिस्पॉन्स, HTML रिस्पॉन्स। HTML रिटर्न करना है तो राउट के अंदर क्या फाइल बनाना जरूरी है? page.tsx। और अगर कस्टम करना है तो route.ts। कोई डिफिकल्ट काम है? समझ आ रही है ना बात? अच्छा, अब अगर यही कॉन्टेक्ट में मुझे HTML रिटर्न करनी थी तो मुझे route.tsx खत्म करने, ऐसे ही है। मे बी मैं इसको ABC कह देता हूं, ABC कह दूंगा तो वो नहीं करेगा, वो रिटर्न करना खत्म कर देगा ना, क्योंकि ABC की तो उसको कोई डेफिनेशन नहीं हमने लिख के दी, क्योंकि उसने हमें एक फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करने का बोला है। अगर हम वो फॉलो नहीं करेंगे वो नहीं चलेगा। वो कह रहा है कि इसको हमने डिफाइन ही नहीं किया पेज को। अच्छा, अब मैंने इसमें बना दी page.tsx फाइल। अब इसका मतलब क्या है? इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ABC और रिटर्न TSX मीन div कॉन्टैक्ट। आ गया कॉन्टैक्ट। अब अगर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर मेरे पास page.txs भी है और route.ts भी है, व्हाट विल हैपन? यहां पे फिर दो चीज, मतलब page.tx मीन आई वांट अ HTML रिस्पॉन्स, route.ts मीन आई वांट अ कस्टम रिस्पॉन्स। भाई नेक्स्ट कहता है दोनों लगा दिए, क्या मतलब? किसको फॉलो करूं मैं? तो अब यहां पे क्या चीज वर्क करती है? द प्रायोरिटी इज कस्टम रिस्पॉन्स। इफ यू हैव in route both custom response and HTML response, then priority will be custom response. बात समझ आ रही है कि ऊपर से गुजर रही है? आ रही है ना समझ? तो अब देखो, इसका मतलब है कि जब मैं अपनी वेबसाइट ऐसे फॉरवर्ड स्लैश ब्लॉग पे जा रहा हूं
तो उसने खुद से, ये डेवलपर ने डिसाइड किया था फॉरवर्ड स्लैश ब्लॉक पे मुझे HTML भेजनी है, जेसन भेजनी है, क्या काम करना है, कि रिक्वेस्ट तो आ गई फॉरवर्ड स्लैश ब्लॉक पे, उसके अगेंस्ट मुझे क्या काम करना है, ये डेवलपर के कंट्रोल में है। कस्टम रिस्पॉन्स भेजना है या HTML रिस्पॉन्स भेजना है, और Next.js ने दोनों ऑप्शंस दिए हमें, कस्टम रिस्पॉन्स थ्रू route.ts एंड HTML रिस्पॉन्स थ्रू page.ts। और अगर दोनों हैं तो फिर route.ts की प्रायोरिटी होगी। बात समझ आ गई? यहां तक किसी को बात ना समझ आई हो? अभी आपको इसमें ज़्यादा सिरदर्दी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कराना चाह रहा हूं। ये जो page.tsx है, इसके पीछे हो क्या रहा है? अच्छा, ये Next.js है, चूंकि Next.js ने इसको थोड़ा आसान किया हुआ है, लेकिन नॉर्मली कोई जैसे Node.js है ना, उसमें राउट डिफाइन करने के लिए हमें ज़्यादा खपना पड़ता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, नजर आ रहा है? अच्छा, Node.js में हम ऐसे करते हैं, ऐप डॉट गेट, अगर गेट की रिक्वेस्ट को टैकल कर रहे हैं, फिर राउट का नाम, उस राउट के अगेंस्ट कोई फंक्शन चलाना है उसका नाम, और फिर उसके अंदर, अच्छा उसके अंदर ये फैसिलिटी नहीं है कि HTML रिस्पॉन्स सेंड करना है तो पेज की फाइल बना दो, उसमें इट्स ऑल अबाउट कस्टम। आपने HTML भेजनी है वो भी उसी तरह ही होगी सेंड, आपने जेसन भेजनी है, आप HTML भेजेंगे वो रेंडर कर देगा ब्राउजर, आप फाइल भेजेंगे वो फाइल। देखो ब्राउजर की तो अपनी लॉजिक है ना, ब्राउजर ने तो राउट के अगेंस्ट क्या काम करना है वो कर रहा है। अब ये तो डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो HTML भेजे, अगर वो HTML चलाना चाहता है पीछे से। तो अब यहाँ पे हमारा ये स्टाइल रहता है नोड में अगर हम काम करते हैं, लेकिन कंसेप्ट तो लॉजिक तो सेम ही है ना। Next.js क्या कर रहा है, थोड़ा सिंपल कर रहा है, वो कह रहे हैं कि आपको सारी लॉजिक नहीं डिफाइन करनी, क्या राउट है किस तरह चलेगा, बस फोल्डर नेम बनाते जाओ राउट बनते जाएंगे। लेकिन यहां पे देख रहे हो आप, जितने राउट बनाने हैं उनके लिए ये ऐसे फंक्शन लिखने पड़ते हैं हमें। इसी तरह अगर मैं जेंगो में जाऊंगा या फ्लास्क में जाऊंगा तो उसमें राउट का स्टाइल बदल जाएगा। लाइक मैं अगर जाता हूं फ्लास्क राउट, देखो यहां पे आगे इसका स्टाइल ऐसे बदल जाता है। जैसे हेलो का राउट डिफाइन करना है तो ऐप डॉट राउट हेलो, उसके अगेंस्ट, अब इसने यहां से देखो सिर्फ स्ट्रिंग रिटर्न कर दी। अब वो चाहे तो HTML रिटर्न कर सकता है, स्ट्रिंग रिटर्न की थी तो उसको स्ट्रिंग ही नजर आ रही है रिस्पॉन्स में। HTML करनी है या जेसन रिटर्न करनी है, अब यहाँ पे वो जेसन रिटर्न कर रहा है। तो इसका मतलब कोई भी मैं बैकएंड का सर्वर देख लूँ, राउट की डेफिनेशन अंडरस्टैंड करना, दैट्स ऑल थिंग। मतलब ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बनाने की बातें हैं। अगर आपको बैकएंड के सर्वर कैसे काम करते हैं, राउटिंग क्या है, ये कंसेप्ट समझ आ गया है, इट डजेंट मैटर आप फ्लास्क में काम कर रहे हो, नोड में काम कर रहे हो या नेक्स्ट में काम कर रहे हो, कंसेप्ट विल बी द सेम। कि राउट बनेगा, राउट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स डेवलपर ने सेंड करना है, उसकी मर्जी है जो मर्जी सेंड करे। ऑल गुड? नहीं, नोड में कोई दो नहीं है वहां, मैंने दिखाया ना, इट्स ऑल अबाउट दी कस्टम रिस्पॉन्स। देखो मैं बोल रहा हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड, मेरी मर्जी है मैं सेंड में फाइल दे दूं, HTML दे दूं, टेक्स्ट दे दूं, उसके लिए सेम ही है। लेकिन ये उसके अंदर कोई फोल्डर स्ट्रक्चर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें हम राउट खुद से बनाते हैं। नहीं नहीं, ये ऐप डॉट गेट है, लेकिन ये कह रहा है कि जब गेट की रिक्वेस्ट आएगी किस पे आएगी, फॉरवर्ड स्लैश राउट पे।
इधर कह रहा है ऐप डॉट गेट, जब गेट की रिक्वेस्ट आएगी सर्वर पे किस पे आएगी, अबाउट पे। अच्छा ये वाली लॉजिक नेक्स्ट जेएस ने हिडन कर ली है। नेक्स्ट जेएस में हमें ऐसे क्या, नेक्स्ट में हमने बताया है कि जब फॉरवर्ड स्लैश पे रिक्वेस्ट आए, वो तो कह रहा है फोल्डर बना दो, उसमें फाइल बना दो, बाकी की काम मेरा। तो नेक्स्ट जेएस बहुत सारा काम खुद कर रहा है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट फास्ट हो रही है। लेकिन बिहाइंड द सीन वो कुछ ऐसा कर रहा है कि जब गेट की रिक्वेस्ट आए किस राउट पे, उसके अगेंस्ट मैंने वो फाइल चलानी है, उस फाइल के अगेंस्ट मैंने जो उसमें लिखा है वो रिटर्न करना है। देखो ना, मैंने आपको लॉजिक बताई थी, अगर पेज डॉट टीएसएक्स उसको राउट में मिल रही है, वो कितने काम करता है उसने, इसीलिए तो रिस्ट्रिक्शन लगाई है क्या, कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी करो, एचटीएमएल भी दो। क्यों? क्योंकि वो बिहाइंड द सीन अपना कोड चला रहा है। वो कोड क्या कर रहा है, जब इस कॉन्टैक्ट के राउट पे आएगा, उसके अगेंस्ट मुझे वो फाइल चलानी है, उसमें से जो एचटीएमएल निकलेगी वो मुझे रिस्पॉन्स बैक सेंड करना है। बात समझ आ रही है? लेकिन अगर हम वो काम ना करते यहां पे, मतलब अगर ये सारा काम ना करता तो हमें ये खुद से कोड लिखना पड़ता, जैसे लाइक हमें दूसरी लैंग्वेज में, मैंने आपको फ्लास्क की एग्जांपल दिखाई, एक्सप्रेस की दिखाई, वहां पे ये लॉजिक हम खुद से लगाते हैं। वहां पे कोई फोल्डर की, मतलब हम जब नोड में काम करते हैं या फ्लास्क में काम करते हैं, उधर कोई ये फोल्डर स्ट्रक्चर की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने ऐप का फोल्डर बनाना है, आप आपका जो दिल करता है फोल्डर बनाएं, जो फाइल का नेम रखना है फाइल का नेम रखें, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें राउट भी हम खुद से बना रहे हैं और उनके रिस्पॉन्स भी। यहां पर राउट बनाने की लॉजिक हमें नहीं लिखनी पड़ रही। अगर उन लैंग्वेजेस में देखें तो यहां पे देखो, मैं ये राउट की का कोड भी मैं खुद से लिख रहा हूं और उसके अगेंस्ट फंक्शन क्या चलेगा वो भी खुद दे रहा हूं। लेकिन नेक्स्ट जेएस में जस्ट मैं फंक्शन लिख रहा हूं, उसका राउट कैसे काम कर रहा है ये नहीं मैं बता रहा। इसी तरह फ्लास्क में चले जाएं, उसमें भी मैं राउट भी लिख रहा हूं और उसके अगेंस्ट फंक्शन भी लिख रहा हूं। लेकिन अगर हम नेक्स्ट में हैं तो राउट लिखने वाली डेफिनेशन मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, उसने उस चीज को टैकल कर रही है थ्रू दी फोल्डर स्ट्रक्चर। वो कहता है फोल्डर स्ट्रक्चर इज द राउट सिस्टम, ताकि आपको ज्यादा कोड ना लिखना पड़े। मतलब अगर आप लॉजिकली देखें तो मुझे ये चीज रिटर्न करनी थी, तो ये जितना काम लिखा है ये एक्स्ट्रा काम है। इसी तरह यहां पे चले जाएं तो ये जो राउट टी शाउट में डिफाइन कर रहा हूं ये एक्स्ट्रा काम है। तो कह रहे ये एक्स्ट्रा काम तो स्टैटिक सा काम है, ये मुझे करने दो, मैं टैकल कर लूंगा, आप बस एक मेरे फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो कर लो। तो राउट्स वाली डेफिनेशन मैं खुद ही टैकल कर लूंगा। यहां तक किसी को इशू कोई बात समझ ना आ रही हो कि इसका क्या मतलब है, राउट डॉट टीएस का मतलब क्या है, पेज डॉट टीएसएक्स का मतलब क्या है। तो नेक्स्ट जेएस जो है ना वो राउटिंग को कैसे सेटअप कर पा रहा है, थ्रू दी फिक्स्ड नेमिंग कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन ऑफ फाइल्स, नेमिंग कन्वेंशन ऑफ फोल्डर्स। तो वो ऑटोमेटिकली राउट्स जनरेट कर पा रहा है। लेकिन इसकी बिहाइंड द सीन लॉजिक उसने सारी खुद से लिखी हुई है। ऐसी लाइब्रेरी ज्यादा अच्छी होती है ना जो ज्यादा काम करके दे रही है और मुझे थोड़ा काम करना पड़ रहा है। तो इसीलिए ये नोड.जेएस से बेहतर हो गया, क्योंकि नोड.जेएस में हमें ज्यादा कोड करना पड़ता था रिस्पॉन्स सेंड करने के लिए, तो यहां पे हमें कोई ज्यादा रिस्पॉन्स सेंड नहीं करना। यहां तक कोई बात समझ ना आई हो किसी को? एक क्वेश्चन आप बड़ा इंटरेस्टिंग पूछ सकते हो कि पुराने तरीके में क्या होता था, नोड अगर सेपरेट चल रहा है, रिएक्ट तो क्लाइंट साइड एचटीएमएल सीएसएस तो टाइप स्क्रिप्ट था, रिएक्ट ओनली, फिर जब वो चलता है वो नोड के साथ कैसे चलता था फिर? तो वो कैसे चलता था, हम रिएक्ट से उसका बिल्ड बनाते हैं और वो बिल्ड में क्या क्या चीजें होती हैं, एचटीएमएल सीएसएस और टाइप स्क्रिप्ट, उन फाइलों को उठा के हम नोड में पेस्ट करते थे मैन्युअली, और फिर वो नोड के साथ हम उन फाइलों को रिटर्न करते थे। फाइल रिटर्न करनी है ना, HTML की फाइल मेरे पास है, मैं उसको रिटर्न कर दूं, डेट्स इट। तो नेक्स्ट में हमने ऐसे कर लिया। अच्छा, पेज डॉट टीएसएक्स हमने बना लिया, राउट डॉट टीएस बना लिया, इन दोनों फाइल स्ट्रक्चर की समझ आ गई आपको? कोई प्रॉब्लम यहां तक? अच्छा, अब ये जो हमने राउट हैंडल किया है डेट इज कॉल्ड, किधर चला गया, डेट इज कॉल्ड कॉन्टेक्ट राउट। अगर हमने डिस्कस किया था कि एक कॉन्टेक्ट राउट होता है और हर एप्लीकेशन में एक फॉरवर्ड स्लैश राउट होता है। फॉरवर्ड स्लैश राउट मीन डिफॉल्ट राउट, बेस राउट, इंडेक्स राउट,
सही है, वो कहाँ चलता है, फॉरवर्ड स्लैश के ऊपर। अभी हमने वो डिफाइन नहीं किया, तो नेक्स्ट जेएस में उसको कैसे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट जेएस कहते हैं ऐप, जिस तरह फोल्डर में दो फाइलें बना सकते हो, किस फोल्डर में, जो आप राउट बनाते हो उसके फोल्डर में, इसी तरह ऐप के फोल्डर में जो आप दो फाइलें बनाओगे ना, route.ts या app.ts, दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग टू द फॉरवर्ड स्लैश, दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग टू द इंडेक्स फाइल, इंडेक्स पेज डॉट टीएस। तो अब अगर आप रूट लेवल पे यानी कि ऐप लेवल पे पेज डॉट टीएसएक्स बना दो तो वो क्या होगा, डिफॉल्ट राउट फॉरवर्ड स्लैश राउट। अगर आप यहां पे पेज डॉट टीएसएक्स भी बना दो, टीएसएक्स, और उसमें आपने क्या किया, बेस फंक्शन बना दिया एक होम, और उसमें होम लिख दिया, और ये अब फॉरवर्ड स्लैश पे क्या आ जाएगा, होम आ जाएगा। अब अगर मैं इसके साथ ही रूट लेवल पे, कॉन्टेक्ट के अंदर ही रूट लेवल पे राउट डॉट टीएस बना दूं तो क्या होगा, हाँ, इंडेक्स की फॉरवर्ड स्लैश पे अब हम कस्टम रिस्पॉन्स सेंड कर रहे होंगे, और वो कस्टम रिस्पॉन्स मेरी मर्जी है, मैं जो भी रिस्पॉन्स सेंड करूं। वो कैसे करेंगे, हम कॉन्टेक्ट से उठा लेते हैं ताकि जल्दी हो जाए। ये तो सेम ही रहेगा सब कुछ, तो जेसन रिस्पॉन्स फ्रॉम होम राउट और फॉरवर्ड स्लैश राउट। लेकिन लॉजिकली हम कभी भी वेबसाइट के मेन राउट से जेसन नहीं रिटर्न करेंगे, तो फिर तो यूजर को ऐसे जेसन नजर आएगी ना। तो हम तो अपनी वेबसाइट्स पे क्या शो करना, कभी आपने कोई वेबसाइट खोली है जो मेन पेज पे जेसन दिखाया है, यूजर को क्या समझ आएगी जेसन से। यूजर तो ऑलवेज एचटीएमएल सीएसएस को अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब यूआई को, रेंडरिंग चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे, हर एक एप्लीकेशन में कुछ ऐसे राउट्स होते हैं जो कस्टम रिस्पॉन्स सेंड करते हैं और जिनमें अपनी मर्जी की चीजें चल रही होती हैं। जैसे आपने देखा हो, लेट्स सपोज एचबीएल की वेबसाइट को हम खोलते हैं, तो ये एक हमारे पास, ये क्या, ये मैंने रिक्वेस्ट की, किसके ऊपर रिक्वेस्ट की है, सर्वर पे, किस राउट पे, डिफॉल्ट फॉरवर्ड स्लैश राउट पे। उसने रिस्पॉन्स पे मुझे क्या दिया है, HTML। लेकिन ये इसका एक एक पेज है, दूसरे पेज पे भी HTML दे सकता है, लेकिन इसके कोई ऐसे राउट्स होंगे जिनमें ये कोई कस्टम चीजें कह रहा है। लाइक आपने एक पर्सन से एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करनी है, अब उसके रिस्पॉन्स में HTML थोड़ी देगा वो, उसके रिस्पॉन्स में क्या आएगा, कोई जेसन आएगी कि पेमेंट सक्सेसफुली डन और इस तरह की चीजें। तो वो एक डिफरेंट चीजें हैं। तो इसका मतलब हर एप्लीकेशन में उसकी जो मेन वेबसाइट्स होती हैं उसमें तो HTML रिटर्न हो रही होती है, लेकिन उसी के साथ साथ उस सर्वर में कोई ऐसे राउट्स हो सकते हैं जो कस्टम रिस्पॉन्स भी सेंड कर रहे होंगे, लेकिन वो हमें नहीं नजर आते। क्यों नजर नहीं आते, क्योंकि उसको एंड क्लाइंट का उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है, वो डेवलपर का उसके साथ कंसर्न है, डेवलपर उसको बनाते हैं, डेवलपर ही यूज करते हैं, वो बिहाइंड द सीन यानी कि काम होता है। लेकिन आप लोगों को ये स्ट्रेटजी समझ आ गई ना कि व्हाट इज दी कॉन्टेक्ट पेज एंड व्हाट इज दी सॉरी पेज डॉट टीएसएक्स एंड राउट डॉट टीएस, इन पे समझ आ गई। सही है। अब मैं आपको जल्दी से हमारी कोई बुक तो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम नेक्स्ट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करेंगे। सही है, आप लोग भी इसको पढ़ सकते हैं, कैसे, nextjs.org/docs। अच्छा, सबसे पहले आगे चूंकि Next.js पहले पेजेस राउटर पे चलता था, तो हम कौन सा यूज कर रहे हैं, ऐप राउटर। तो आपने इसको डिफॉल्ट ऐप राउटर पे सेट कर लेना ताकि सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको किसकी मिले, ऐप राउटर की मिले। अच्छा, अभी हमारा जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड राउटिंग फंडामेंटल्स, यही पढ़ा है ना हमने। तो ऑलमोस्ट मैंने वो सेम चीजें पढ़ी हैं, समझा दी हैं आपको। मैं यहाँ जस्ट गो थ्रू कराना चाहता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए चीजें। अच्छा, the selection of every application is routing. This page will introduce you to the fundamental concept of routing for the web and how handle routing in Next.js. तो ये दोनों चीजें मैंने आपको समझाई हैं कि फंडामेंटल ऑफ राउटिंग इन वेब में कैसे काम करती है, एंड हाउ वी आर हैंडलिंग इन द Next.js। दोनों बातें मैंने आपको समझा दी हैं। टर्मिनोलॉजीज, वो कह रहे हैं कि
जो रिएक्ट टर्मिनोलॉजी सॉरी जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी यूज करता है वो क्या होता है, हमारे पास एक ऐप फोल्डर बनेगा, उसमें सारे सब फोल्डर बनेंगे, सही है। और इस सारे जो हायरार्की है, यानी कि अब मेरे पास एक हायरार्की बनी ना, ऐप का फोल्डर, बीच में कॉन्टैक्ट का फोल्डर। अच्छा, कॉन्टैक्ट में जाके भी सब फोल्डर में भी मैंने बनाना है, मे बी एक और फोल्डर बनाना है कॉन्टैक्ट CO, और उसमें मैंने एक और फाइल बना दी page.tsx, और उसके अंदर भी मैं क्या करता हूँ, HTML रिटर्न कर देता हूँ और उसका नाम होता था CEO कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब इसका राउट क्या बनेगा, कौन बताएगा? कॉन्टैक्ट /CEO, वो इंफॉर्मेशन। अगर सिर्फ कॉन्टैक्ट पे जाता हूं तो वो उधर, क्योंकि मैंने route.ts लिखी होती तो वो जेसन दे रहा है। ऑल गुड, कोई चैलेंज, कोई इशू यहां तक? तो ये क्योंकि हायरार्की बन रही है आपके फोल्डर में, एक फोल्डर फिर अंदर फोल्डर, नेस्टिंग राउटिंग हो रही है, दैट्स द होल स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्री, कॉल्ड ट्री। अच्छा, एक एक एक, एक फोल्डर के अंदर, ऐप के फोल्डर के अंदर अगर एक ऐसा फोल्डर है जैसे लाइक कॉन्टैक्ट, और उसके अंदर फर्दर फोल्डर्स हैं, दैट इज कॉल्ड सब ट्री। अच्छा, एक ऐसी चीज जो एंड पे है, हमारे पास एंड पे इस स्ट्रक्चर हायरार्की में क्या चीज है, CEO का फोल्डर, दैट विल बी द लीफ ट्री, मतलब ट्री का लीफ जो पॉइंट है, एंड पॉइंट, आखिरी पत्ता, उसको हम लीफ बोलते हैं। अच्छा, उसकी डेफिनेशन यहाँ में दी है, वो हमने मैं बता दिया है। अब वो एक डोमेन बता रहा है, ये डेट इज कॉल्ड डोमेन, डेट इज कॉल्ड सेगमेंट, डेट इज कॉल्ड सेटिंग। इस सारी चीज को मैं राउट्स भी बोलूंगा या पाथ बोल दूंगा, और ये सेगमेंट हैं, छोटे हिस्से राउट के या पाथ के छोटे हिस्से, सही है। द ऐप राउटर, वो तो जेनेरिक उसने बातें बताई। ऐप राउटर में क्या होता है, वो कह रहा है पहले हम पेजेस राउटर यूज करते थे, वो सारी चीजें, अब ऐप राउटर के अंदर बहुत सारी नई चीजें आई हैं, वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन उसका फ्लो क्या होता है। और इन केस अगर आप ऐप और पेजेस दोनों डिफाइन कर देते हो तो ऐप विल बी दी प्रायोरिटी। जिस तरह आपने पेज या TS राउट दोनों डिफाइन कर दिए तो राउट इज द प्रायोरिटी। यहाँ पे अगर आपने पेजेस राउटर और ऐप राउटर दोनों यूज किए हैं, देन द ऐप राउटर विल बी दी प्रायोरिटी। रूल्स ऑफ फोल्डर एंड फाइल्स, वही जो बातें हमने की हैं कि आप जो फाइल फोल्डर बनाओगे, दैट विल बी दी राउट बन जाएगा ऑटोमेटिकली, और जो फाइल बनाओगे उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो उस राउट पे चलेगा। राउट सेगमेंट, डैशबोर्ड के अंदर सेटिंग का बना लिया है तो वो राउट सेगमेंट बन गया, और ये कंप्लीट को हम URL पाथ भी बोलते हैं। नेस्टेड राउट, नेस्टेड राउट का क्या मतलब होता है, जस्ट लाइक कंटेंट /CEO, इसी तरह /डैशबोर्ड /सेटिंग, दैट विल बी दी नेस्टेड राउट। अच्छा जी, फाइल कन्वेंशंस के इसके अंदर कौन, अभी हमने सिर्फ 2 फाइलें पढ़ी हैं, उसमें और फाइलें भी हम बना सकते हैं। कौन कौन सी बनती हैं? page.tsx, तो वो तो हमने देखी। यूनिक UI ऑफ राउट एंड मेक राउट पब्लिकली एक्सेसिबल, कि इसके अंदर जो चीज होती है वो HTML होती है, इसके कहने का ये मकसद है। पब्लिकली एक्सेसिबल मतलब हर कोई इसको देख सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा route.ts, सर्वर साइड API एंड पॉइंट। API बोल रहा है क्योंकि हम कस्टम रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, तो जब भी कोई चीज कस्टम रिस्पॉन्स भेजेगी आपने उसको API भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर यानी कि एक फोल्डर के अंदर हम और बहुत सारी चीजें डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लेआउट, दैट इज कॉल्ड लोडिंग, दैट इज कॉल्ड नॉट फाउंड, दैट इज कॉल्ड एरर, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल एरर, दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट। ये सब फाइल्स के नाम हैं। अभी हमने 2 नाम, एक फोल्डर में 2 नामों वाली फाइल क्रिएट की है और उनकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया है। बाकी भी इसके अंदर ये सारी फाइल्स बन सकती हैं और उनकी अपनी अपनी एक डेफिनेशन है। वो अभी मैं उनकी कंसेप्ट में नहीं जाऊंगा, वो जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर मैं इनको यूज करूंगा तो समझाऊंगा। ऐसे एकदम से सारी चीजें एट वन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हम। अच्छा, गुड टू नो डॉट JS TSX फाइल एक्सटेंशन कैन बी यूज फॉर स्पेशल फाइल्स, वो हमें पता है सारी चीज़ें। अच्छा, ये फाइलें ऐसे चलती हैं, उसकी ये आउटपुट जनरेट होती है, उससे अभी हमें इतना कंसर्न नहीं है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो क्या कह रहा है कि अगर किसी फाइल का नाम आप page.tsx नहीं रखते तो वो उसका राउट नहीं बनाएगा। लाइक देखो,
मैंने इसके अंदर फोल्डर बनाया डेट इज कॉल्ड मे बी लिब। अगर मैं इस फोल्डर के अंदर आके इस लिब के page.tsx बना दूं तो क्या होगा, राउट बन जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर मैंने इसके अंदर वो नहीं बनाया और कोई lib.ts फाइल बना दी सिंपल, तो उसका कोई राउट नहीं बनाएगा। राउट कब बनाएगा, दो केसेस में बनाएगा, page.tsx मिले उस फोल्डर में और दूसरा route.ts। अगर मिल रहा है तो राउट बनाएगा, अगर इनके अलावा नहीं मिल रहा तो वो राउट नहीं बनाएगा। तो इसलिए वो कह रहा है कि यहां पे अगर आप डायग्राम में देखें, ये कंपोनेंट का फोल्डर बनाया है उसमें button.js, बटन का नाम अब page.ts या वो नहीं है, ना ही route.ts है, तो इसलिए राउट नहीं बनाएगा। इसका भी राउट नहीं बनेगा, इसका भी राउट नहीं बनेगा। किसका राउट बनेगा, जिसके अंदर page.js आ गया या page.js.ts.tsx सेम ही बात है, कोई एक्सटेंशन में फर्क नहीं है, या route.js बन गया। तो देखो यहां पे सिर्फ दो चीजों के राउट बन रहे हैं, किस किस चीज के, जिसमें पेज आ रहा है या जिसके अंदर राउट आ रहा है, बाकी किसी चीज का भी राउट नहीं बन रहा। इतनी बात समझ आ गई कि क्या मतलब है इसका। और उसके बाद इसके अंदर डिफरेंट जो है वो और एग्जांपल्स हैं, उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, अभी जो हमारा अब से नेक्स्ट जो हम बातें डिस्कस करेंगे, डेट विल बी दी HTML रिस्पॉन्स। इट मीन्स हम क्या जनरेट कर रहे होंगे, ऑलवेज page.tsx। क्यों, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि हम अब सिर्फ HTML रिस्पॉन्स पे बातें करेंगे। अभी हमें कस्टम रिस्पॉन्स की बातें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऐसी कोई बातें पढ़ नहीं रहे, लेकिन एटलीस्ट आपको समझ आ गई है कि इसके पीछे गेम क्या है। जब हमें उसकी जरूरत पड़ेगी तब हम उसको बनाएंगे। अभी हम जो हमारा सारा फोकस है कि हमें वेबसाइट के ऊपर एक वेबसाइट कैसे बनानी है जो HTML रिस्पॉन्स करे, जिसको यूजर देख सके। सही है, मतलब हमें कोई ऐसी वेबसाइट बनानी है HTML की तरह। देखो इसमें सब अगर आप किसी भी क्लिक पे क्लिक कर रहे हो, उसके केस में आपको सब HTML नजर आ रही है। हमें ऐसी वेबसाइट बनानी है कि जो जिसके अंदर मल्टीपल पेजेस हों, उन पेजेस के ऊपर से HTML रिस्पॉन्ड कर रही हो। सही है, नहीं अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं ना कि SEO कैसे करनी है, अभी वो एक लंबा चैप्टर है, उसको भी नहीं मैं खोल रहा, क्योंकि और फिर कंफ्यूजन बढ़ जाएंगे। अभी के लिए बस ये देखें कि हम सिंपल route.ts नहीं बना रहे होंगे, हम सिंपल बना रहे होंगे page.tsx, और उसी पे वर्किंग करेंगे और अपनी एप्स बनाएंगे, ताकि यूज़र जो देखेगा HTML उसको हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये HTML मैंने आपको बोला था, ये ChatGPT भी लिख के दे देता है, और अब तो वो टूल भी आ गए हैं, और फिग्मा में से जो UI के डेवलपर हैं वो भी बना देते हैं। अगर आपको वो HTML यानी कि ये सारी HTML ही है ना, ये बनानी नहीं आ रही है तो कोई इतना खास डेंजरस सिचुएशन नहीं है, UI डेवलपर कर देगा, या फिग्मा से ऑटो जनरेट हो जाएगी, या फिर हम जो है वो बनी बनाई HTML कोई हमें मिल जाएगी, हम उस पर काम कर रहे होंगे। लेकिन उसको कन्वर्ट कैसे करना है Next.js में, उसको सीखना ज़रूरी है, वो हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया हुआ है। हाँ, अच्छा, अब हमने मल्टीपल राउट कैसे बनाने हैं वो भी चीज़ सीख ली। अच्छा, अब एक चीज़ और है इस राउटिंग के अंदर के मल्टीपल राउट्स हो गए, और हाँ लेआउट डॉट, उसको अब अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेआउट क्या मतलब है, लेआउट का मतलब है कि शेयरेबल कोड। शेयरेबल कोड का क्या मतलब है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अगर यहाँ पे वेबसाइट पे गए हम, इस पे एक हेडर नज़र आ रहा है, दैट्स प्रीटी मच अ सेम हेडर। अगर आप अबाउट में भी जाते हैं, इन दोनों में क्या चेंज हुआ है, इस पे फोकस करें, अगर क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ यहाँ से ये टेक्स्ट चेंज हो रहा है, मतलब इसके नीचे वाले पोर्शन को भूल जाएं, सिर्फ मैं हेडर की बात कर रहा हूँ। ये जो ब्लू वाला पोर्शन है इस पे फोकस करें। मैं इन दोनों पेजेस पे जा रहा हूँ, सारे पेजेस पे ऑलमोस्ट सेम UI नहीं है, और सिर्फ थोड़ा बहुत टेक्स्ट चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। तो वो कहता है कि अगर आप मल्टीपल पेजेस बना रहे हो, अगर आप मल्टीपल पेजेस
बना रहे हो तो अगर आपने देखा हो उन मल्टीपल पेजेस के ऊपर, मैं सारे पेजेस कन्वर्ट कर देता हूँ राउट उसमें, राउट डॉट पेज डॉट टी एस एक्स में, यानी कि राउट डॉट टी एस ख़त्म कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक पेज बनाया, उसमें मैंने होम लिखा, एक कोई HTML लिखी, एक कॉन्टैक्ट का पेज बनाया, उसमें भी कोई HTML लिखी। बात समझ आ रही है? अच्छा, उसको जब मैंने जहाँ पे आके चलाया तो कॉन्टैक्ट लिखा आ रहा है, होम पे चलाया तो होम लिखा आ रहा है। लेकिन अगर आप इन दोनों को देखो, इन्होंने कोई कोड की शेयरिंग नहीं की आपस में। उसका डिफरेंट HTML है, उसकी डिफरेंट HTML है। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे और मुझे कोई हेडर बनाना है जो दोनों पे सेम है, उसका नाम हेडर ही लिखा हुआ है, तो वो मैं कैसे बनाऊंगा आप लोग देखिएगा। एक मिनट, मैं मेन पे जाता हूं, डिव के अंदर जिधर होम लिखा है उसको मैं क्या एक और H2 में कन्वर्ट कर देता हूं, इस होम को, और एक H1 बनाता हूं, उसमें लिख देता हूं हेडर। सही है? और सेम चीज मुझे चाहिए फॉरवर्ड स्लैश कॉन्टैक्ट पे भी, तो मुझे उधर पे क्या करना पड़ेगा? फिर सेम काम करना पड़ेगा। क्या काम किया था? H2, उसमें लिखा हो कॉन्टैक्ट, और उसके ऊपर H1 जिसमें क्या लिखा हो? हेडर। अच्छा, अब आप देखें यहां पे क्या लिखा हुआ है? हेडर। और अगर मैं कॉन्टैक्ट पे जाता हूं उधर भी क्या लिखा होगा फिर? हेडर। लेकिन क्या चीज चेंज हुई? हेडर के नीचे वाला पोर्शन चेंज हुआ। अब अगर वेबसाइट पे यहां पे देखें तो चेंजिंग कहां से शो हो रही है? हेडर से नीचे। जैसे मैं सर्विसेज में जा रहा हूं, देखो ये तकरीबन सेम है, ये नीचे पेज चेंज हो जाता है। लेकिन अबाउट में जाता हूं, ये सेम है लेकिन नीचे वाला पेज चेंज हो जाता है। इसी तरह कैरियर में जाता हूं, ये सेम है, नीचे वाला पेज चेंज हो जाता है। वो भी हो रही है हेडर में, लेकिन आप समझो कि ये स्ट्रैटेजी है लेट्स सपोज अभी के लिए। लेकिन जो चीज़ चेंज हो रही है वो पेज थोड़ा नीचे से चेंज हो रहा है, शुरू होना। अच्छा, यही प्रीटी मच काम हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है। आप फॉरवर्ड स्लैश पे जाते हो, देखो ये सेम ही है, नीचे कॉन्टैक्ट चेंज हो रहा है, मतलब डिटेल चेंज हो रही है होम की। और अगर आप कॉन्टैक्ट पे जाते हो तो उधर भी सेम ही है, हेडर सेम है, नीचे चेंज हो रहा है। अब लेकिन ये जो काम हमने किया है, ये काम डेवलपमेंट में ठीक नहीं समझा जाता। रीजन इज कोड डुप्लीकेशन। हमने क्या काम किया है? तो कोड को डुप्लीकेट किया है। कैसे? यहां पे भी देखो H1 सेम है, इसको कॉपी किया है मैंने कॉन्टेक्ट के अंदर। और अगर मुझे यही सेम काम CO वाले राउट में भी चाहिए तो उसके अंदर भी मैं कॉपी ही करूंगा इसको। तो कोड कॉपी पेस्ट एंड कोड डुप्लीकेशन इट्स ऑलवेज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी। रीजन इज दिस। क्या रीजन है मैं आपको बताता हूं। मैंने ये कर दिया, मुझे अब मेरी एक रिक्वायरमेंट है, आपने लिखना है हेडर, आगे कंपनी का नाम, हेडर फॉरवर्ड हेडर हाइफन कंपनी लिखना है। अब आपने ये काम करने के लिए आपको कहां कहां चेंजेस करनी पड़ेंगी? 3 जगह। कहां कहां पे? इस हेडर के साथ आगे क्या लिखना पड़ेगा? कंपनी। अच्छा, इधर मैंने सेव किया, मैं राउट पे गया तो यहां पे कंपनी आ गया, लेकिन जब मैं कॉन्टेक्ट पे गया तो मुझे कंपनी नजर नहीं आएगा। तो उधर अचीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उधर भी जाके सेम चेंज करना पड़ेगा। दैट इज कॉल, अगर आपको यहां पे कंपनी लिखना है। अगर इसी तरह मुझे दूसरे CO वाले राउट में भी करना है तो वहां पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा? वहां पे भी क्या करना पड़ेगा? कंपनी ही लिखना पड़ेगा। फाइल सेव नहीं हुई क्या? तो यहां पे भी मुझे कंपनी लिखना पड़ रहा है। बात समझ आ गई आपको कि मुझे सब में कंपनी लिखना पड़ रहा है? तो फिर रिजल्ट, यानी कि मुझे एक चेंज करना था, मुझे 3 दफा करना पड़ा। अब यहां तो सिर्फ एक वर्ड था, लेकिन अगर आप इधर इस वेबसाइट पे देखो कितना बड़ा हेडर है, उसमें कितनी चीजें हैं, स्टाइल भी है, पिक्चर भी लगी हुई हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अगर यहां पे चेंज करना पड़ जाए कुछ, मैं कहता हूं कि लोगो चेंज करो, तो लेट्स सपोज 50 पेजेस हैं,
तो कितनी जगह पे लोगो चेंज करना पड़ेगा? 50 जगहों पे लोगो जाके चेंज करना पड़ेगा। तो ये बहुत ट्रिकी काम हो जाता है। इसका मतलब मुझे कोई ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए जो शेयरेबल कोड है, शेयरेबल कोड बिटवीन द पेजेस, उसको डिफरेंट जगह में मुझे लिखने की कैपेबिलिटी चाहिए। और वो कैपेबिलिटी आती है थ्रू लेआउट डॉट टीएस या जेएस। वो कैपेबिलिटी मुझे कैसे आती है? लेआउट से आती है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि मैं ये हेडर हर जगह नहीं लगाऊंगा, मैं ये हेडर लगाऊंगा विल बी इन द लेआउट डॉट जेएस, और उधर इसके अंदर बॉडी में जो भी कोड लिखा हुआ है इसका, यहां पे आगे मैंने हेडर का कोड लिख दिया, और अब मैं हर जगह से वो हेडर का कोड खत्म कर दूंगा। पेज डॉट से भी कर दिया, यहां से भी कर दिया। अगर दो जगह लिखा रह गया तो क्या होगा? 2 टाइम आ जाएगा। ये देखो 2 टाइम आ रहा है। तो अब मुझे मेन से अपने, तो मैंने एक्चुअली पेज से वो चीज खत्म कर दी है। पेज से खत्म करके उसको मैं कहां पे ले गया हूं? ऐप के अंदर रूट लेवल पे एक फाइल है डेट इज कॉल्ड लेआउट डॉट टीएसएक्स। उसमें मैंने हेडर लगा दिया डेट इज कंपनी, और इसके साथ मैं लेआउट भी लिख देता हूं ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये यहीं से रेंडर हो रहा है। लेकिन इसका फायदा क्या है? इसने पेज के अंदर, अब अगर पेज डॉट टीएसएक्स में देखें, पेज डॉट टीएसएक्स में तो सिर्फ क्या है? H2। ये जो H1 है ये ऑटोमेटिकली आ गया कहां से? लेआउट डॉट टीएसएक्स से। तो इसका मतलब है पेज किसके थ्रू चल रहा है? पहले पेज का सारा कंटेंट किस में जाता है? लेआउट में। लेआउट फिर उसको रेंडर करता है स्क्रीन के ऊपर। और अगर आपने लेआउट में एक चीज देखी हो ना, डेट इज कॉल्ड चिल्ड्रन। ये देखो, ये चिल्ड्रन क्या है? ये वाला चिल्ड्रन। अगर इस चिल्ड्रन को मैं कमेंट कर दूंगा तो स्क्रीन के ऊपर देखो मेरा कुछ भी नहीं लिखा आ रहा, यानी कि पेज का जो कंटेंट है वो लिखा नहीं आ रहा स्क्रीन पे। क्यों वाला? मैंने पेज का जो कंटेंट था वो उसको रेंडर कर रहा है, उसको रेंडर करने का ये तरीका है, मैंने उसी को कमेंट कर दिया था। जब वो पेज वाला कंटेंट उसमें पेस्ट ही नहीं कर पा रहा तो वो उसको नजर ही नहीं आ रहा था। अब मैंने इसको डाला तो ये साथ में होम होम लिखा आ गया। सही है। तो इसका मतलब है ये पेज के थ्रू चल रहा है। अब हर चीज जो है वो लेआउट के साथ चलती है। इसका मतलब है कि क्या मैं जब कॉन्टेक्ट पे जाऊंगा तो उसके अंदर हेडर ऑटोमेटिकली आ जाएगा? आ जाएगा। फिर मैं उसके सीईओ वाले में जाऊंगा तो आ जाएगा, उधर भी ऑटोमेटिकली जो है वो, सॉरी सीईओ वाला सब राउट है ना, उसमें भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह अगर मैं यहां से जाता हूं, एक नया राउट बनाता हूं, डेट इज कॉल्ड अबाउट राउट, डेट इज कॉल्ड अबाउट राउट, और उसके अंदर मैं लिखता हूं मे बी पेज डॉट टी एस एक्स, और उसमें मैं फंक्शन डिफाइन करता हूं सेम तकरीबन, और उसका नाम रख लेता हूं अबाउट, और इसमें लिख देता हूं अबाउट। तो क्या मैंने यहां पे कोई हेडर जैसी चीज लिखी है? तो इसमें हेडर आएगा या नहीं? आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इसका मतलब है कि पेजेस के अंदर जो भी एचटीएमएल है पहले किसके पास जाती है? लेआउट के पास। और लेआउट के वाली ऊपर जो एचटीएमएल लिखी है उसकी, वो भी सारी मिक्स होती है, फिर पेज बनता है और फिर शो होता है नेक्स्ट जेएस में। और ये लेआउट वाली लॉजिक उसने क्यों दी हमें? कॉमन कोड लिखने के लिए, ताकि सारे पेजेस में कोई मैं कॉमन कोड भी लिख सकूं जो सब पेजेस पे चले। लेकिन कंपोनेंट हर पेज में मुझे कॉल करना पड़ेगा ना। देखो अभी मैं कंपोनेंट की फंक्शनैलिटी क्या है, कोड करना कैसे है, इसके अच्छे स्ट्रेटजीज क्या है, अभी मैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा। अभी मैं ये लेआउट क्या है उसकी डिस्कशन कर रहा हूँ। तो अल्टीमेट अच्छी बात तो यही है कि हम सारा, देखो ना, वो मसला क्या है, वो ये मसला नहीं है कि कॉमन कोड चलाना है कंपोनेंट का। वो मसला ये है कि कोड अगर एक फाइल है उसमें 10,000 लाइनें लिख दी हैं हमने, तो इतनी बड़ा कट्ठा कोड नहीं लिखते, उसको चंक्स में लिखते हैं। कंपोनेंट अगर यूजबिलिटी है वो भी कंसेप्ट हेल्प करता है, लेकिन लेआउट इज द नेटिव फंक्शनैलिटी कोड को शेयर करने के लिए। अभी हम उस पर नहीं आए ना कंपोनेंट पे, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं।
तो अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं अबाउट के पेज की और उसके अंदर हमारा लेआउट हो गया। तो लेआउट चूंकि फाइल ऑटोमेटिकली बन जाती है मेन लेआउट फाइल, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन किया ये कैसे चल रही है। अब हम जब नई बनाएंगे फिर मैं कर दूंगा। तो अगर आपने इसको करना है तो मैं इसको मतलब थोड़ा सिंपल कर सकता हूँ। वो कैसे है कि मैं ये सारा उड़ा देता हूँ। सिंपल कर दिया ना अब। ये HTML के टैग हैं कुछ बेस टैग, उसमें मैंने ये चिल्ड्रन लगाया। अभी इसका सिंटैक्स कैसे काम कर रहा है, इसको भी एक फंक्शन चाहिए होता है, हम कुछ भी लिख सकते हैं ABC रूट लेआउट जो भी लिखना चाहें, इसका ये फिक्स नहीं है। फंक्शन लिख दिया। अब ये चीज़ क्या है, इसके ऊपर हम आएंगे कि ये एक पैरामीटर रिसीव कर रहा है, वो पैरामीटर में हमारा पेज आ रहा है और उसको वो HTML में जो भी आपने कॉमन कोड रखा है उसके साथ उस पेज को के कोड को प्लेस कर रहा है। ये कोई थोड़ी फंक्शनलिटी लिख रहा है, जब हम फर्दर एक्सप्लेन करूंगा मैं उसको फिर आपको समझ आ जाएगी। लेकिन ये कुछ ऐसा कोड होता है, सिंपल एक फंक्शन ही होता है और उसको भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना होता है। जिस तरह पेज की लॉजिक है ना, सेम प्रीटी मच सेम ही लॉजिक है इसकी, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है कि पेज को भी हमें लेआउट में चलाना है ना। अगर मैं इसको नहीं रिसीव करूंगा, लाइक लेट्स सपोज इसका कोई प्रॉप नहीं है लेट्स सपोज, तो फिर हम ये भी नहीं कोड लिख सकेंगे। जब ये भी नहीं लिख सकेंगे तो फिर पेज नहीं आएगा, शो नहीं होगा। बात समझ आ रही? तो पेज का कोड अगर शो करना है तो फिर मुझे वो काम करना पड़ेगा। ऑल गुड? हाँ, अभी यूज केसेस हैं वो, जैसे अब और तरह का चाहिए या मे बी इसके अंदर कंटेंट चेंज हो रहा है। लाइक इस पेज पे आके शायद इधर नहीं आइकन्स आ रहे ना, बाकी पे भी नहीं आ रहे। नेट बंद हो गया या लोड नहीं हुआ। अगर डिफरेंट हमें आइकन चाहिए, डिफरेंट चीज़ें चाहिए, तो वो हो सकता है कि टेक्स्ट वगैरह चीज़ें चेंज हों, वो भी हम सीखेंगे फर्दर। लेकिन लेआउट जेएस क्या है समझ आ रही है कि इसका फ्लो क्या बन रहा है हमारे पास अब नेक्स्ट जेएस का, कि हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश ऐप राउट है, ऐप राउट में लेआउट डॉट TSX है। तो जितने भी पेजेस हैं हमारे पेज डॉट TSX, वो सब सारे के सारे पेजेस चलते हैं किसके थ्रू? लेआउट के थ्रू चलते हैं। वो मेन जो रूट लेवल का लेआउट है, रूट लेवल के लेआउट का क्या मतलब है, जो फॉरवर्ड स्लैश ऐप फोल्डर में पड़ा हुआ है, तो उसमें जो कोड लिखा होगा वो सारे पेजेस में रीयूजेबल होगा। सही है। अब एक चीज इंटरेस्टिंग है कि हम अपनी मर्जी से सब लेवल पे भी राउट लेआउट बना सकते हैं। उसका क्या मतलब है? मतलब अगर आपने एक बनाया सर्विसेज का राउट, सर्विसेज, ओहो स्पेस नहीं आ सकती फोल्डर के नाम, और उसके अंदर आपने बनाया फाइल पेज डॉट TSX, और उसमें आपने एक फंक्शन बना लिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, और उसका नाम क्या रखेंगे? सर्विसेज। वो कोई प्रॉप नहीं लेगा, मतलब कोई पैरामीटर नहीं लेगा, और उसको हमें क्या रिटर्न करना है? TSX डेट विल बी द डिव, और उसके अंदर मे बी कोई H2, और उसमें क्या होगा? सर्विसेज लिखा होगा। अच्छा, इस पेज पे जाऊंगा तो ये पेज कैसे चलेगा? इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो मेन जो रूट लेवल का लेआउट डॉट TSX है उसके अंदर लिखा जाएगा, और वो दोनों चीजें आपस में शेयर होंगी, सर्विसेज और ऊपर हेडर आ गया। सही है। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि अगर एक सर्विसेज के अंदर एक कोई सब फोल्डर है, मे बी वेब, और एक सर्विसेज में एक और फोल्डर है मोबाइल।
अच्छा, उसके अंदर भी हमारे पास है पेज डॉट TSX और वेब में भी है पेज डॉट TSX। और इन दोनों के अंदर मैंने क्या किया, कोड कर लिया कॉपी पेस्ट। और वेब में मैंने लगा दिया सर्विसेज /वेब ताकि मुझे पता लगे, और इसमें लगा दिया सर्विसेज /मोबाइल। और डेफिनेटली कंपोनेंट का नाम भी चेंज करते हैं तो अच्छी बात होती है। दैट्स ओके। अब अगर मैं जाता हूं इसके नेस्टेड सर्विसेज /वेब पे तो मुझे क्या नजर आएगा, वेब सर्विसेज और हेडर नजर आएगा या नहीं आएगा। अगर मैं उसके नेस्टिंग सर्विसेज में जाता हूं मोबाइल पे तो फिर भी मुझे सेम चीज़ नज़र आएगी, लेकिन पेज का जो कंटेंट है वो चेंज होगा। अच्छा, वो ये कह रहा है कि आप जिस तरह लेआउट रूट लेवल वाला लेआउट है, आप किसी भी स्पेसिफिक फोल्डर लेवल पे भी रूट layout.js बना सकते हो। सर्विसेज के फोल्डर के अंदर जिधर मैंने page.tsx बनाई है वहां पे मैं बना लूंगा layout.tsx। अच्छा, अब layout.tsx को भी प्रीटी मच सेम ही चीज चाहिए जो page.tsx में। क्या चीज चाहिए, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन का नाम, और मे बी मैं उसको बोल देता हूँ मोबाइल लेआउट, सॉरी सर्विसेज लेआउट, और उसके अंदर प्रॉप आ रही है और वो रिटर्न करेगा क्या, JSX। और उसके अंदर आप कोई डिव लगा सकते हो, सही है। और उस डिव के अंदर आप जो है वो एक कोई में भी H1 लगा लिया आपने, और उसमें बोल दिया सर्विस लेवल लेआउट, सही है। अब क्या होगा जब सर्विस लेवल में लेआउट लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। अब जो इसके चिल्ड्रन है, मतलब इसके जो सब पेजेस हैं उसको मुझे रेंडर करना है, तो मैं उसको ऐसे रेंडर कर दूंगा। अच्छा, अब आप लोग देख रहे हो हेडर कंपनी लेआउट जो रूट लेवल वाला लेआउट था वो भी आ रहा है, और सर्विस लेआउट भी आ रहा है, और आगे फिर सर्विस का पेज है, सब पेज आ रहा है। लेकिन अगर यही काम मैं अबाउट पे जाऊंगा तो क्या मुझे ये आएगा सर्विस लेवल लेआउट, नहीं आएगा। मतलब क्या हुआ, जो रूट लेवल वाला लेआउट है वो कोड शेयर कर रहा है बिटवीन ऑल दी पेजेस। जो किसी फोल्डर में जाके आपने लेआउट क्रिएट किया है वो उस फोल्डर और उसके आगे जितने नेस्टिंग फोल्डर हैं उन सब में कोड शेयर करेगा। तो इसका मतलब जो मैंने सर्विस लेवल लेआउट वाला H1 लगाया है ये मुझे कहां कहां आएगा भला, अबाउट पे भी नहीं आएगा, कॉन्टेक्ट पे आएगा नहीं आएगा, रूट लेवल वाले पे आएगा नहीं आएगा, कहां पे आएगा, /सर्विसेज पे आएगा आएगा। सर्विसेज के जो नेस्टिंग पेज है /वेब मोबाइल उस पे आएगा, वेब पे आएगा। तो इसका मतलब आप रूट लेवल वाले लेआउट में अगर कोई कोड लिखेंगे वो शेयरेबल होगा बिटवीन दी ऑल राउट्स, और सब राउट्स के ऊपर, यानी कि एक सर्विसेज है उसके जितने नेस्टिंग राउट्स हैं और सर्विसेज के ऊपर आपने कोड शेयर करना है, तो फिर आप उस स्पेसिफिक लेवल पे layout.tsx बनाएंगे। अगर आप उससे भी स्पेसिफिक जाएंगे तो उसके ऊपर आप layout.tsx राउट बनाएंगे। इतनी बात अगर किसी को समझ ना आई हो कि layout.tsx कैसे काम कर रहा है, वो तो CSS से हो जाएगी ना, पोजीशन आगे पीछे कर लेंगे। यार ये तो ये CSS से होता है, इसका लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है। ये बेसिक HTML का सिंटैक्स होता है। जब कोई आप HTML बनाते हो उसमें H1 लगाते हो टॉप पे तो वो टॉप पे नजर आता है, उसके नीचे कोई टैग लगाओगे वो उससे नीचे नजर आएगा, उससे नीचे कोई टैग लगाओगे वो उससे नीचे नजर आएगा। ये बाय डिफॉल्ट लॉजिक है। इसको अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे CSS सीखनी है, डिजाइनिंग। ये CSS के कंसेप्ट हैं कि लेआउट कैसे करते हैं चीज़ों को। मतलब देखो ना, ये एक वेबसाइट है, ये चीज़ें टॉप पे कैसे नज़र आएंगी, लोगो इधर कैसे नज़र आएगा, फुटर में, ये सारी चीज़ें मुझे CSS से करनी पड़ती हैं।
आपने उसको नीचे शो करना है पेज के, आप सिंपली उसके नीचे लिख दो उसको layout.tsx रूट लेवल वाला। आपने हेडर को नीचे शो करना है, आप चिल्ड्रन के नीचे लिख दो इसको, तो हेडर नीचे आने लग जाएगा। नहीं, वो बोल रहे हैं कि देखो ये जो लिखा हुआ है ना, ये चिल्ड्रन समथिंग की आपका पेज है, पेज के अंदर जो एचटीएमएल वो इधर प्लेस होगी। अगर आप इससे नीचे कुछ लिखते हो तो सब कुछ इससे नीचे ही आएगा ना। अगर आप इससे ऊपर कोई अपनी एचटीएमएल लिखते हो शेयरेबल कोड, वो इससे ऊपर आएगा। दोनों जगह लिख दो, इधर फुटर बोल दो इसको, तो मिडल में तो पेज है ना इटसेल्फ। तो इसका मतलब है वो शेयरेबल कोड ही नहीं है, तो उसको लेआउट में क्यों लिखोगे? आप बात नहीं मेरी अंडरस्टैंड कर रहे कि जब आपका डिजाइन भी चेंज है, आपका कंटेंट भी चेंज है, आपकी लोकेशन भी चेंज है। हाँ, तो नेविगेशन तो हमेशा टॉप पे आ रही है ना ऐसे। मुझे समझाओ ना, कोई ऐसी चीज लेके आओ, कोई एग्जांपल बताओ कि जिससे आपको ये वाली चीज अचीव करनी है, फिर मैं आपको बता सकता हूँ। देखो, ये दो कंसेप्ट हैं, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। एक है लेआउट। लेआउट सिंपली है कि आपने कोड को कहाँ पे प्लेस करना है। अब आप ऊपर लिखोगे तो वो ऊपर शो होगा, नीचे लिखोगे तो नीचे शो होगा। दरमियान में ये देखो ना, ये वाला कोड है, ये चिल्ड्रन आ रहा है, यहाँ के पेज में जो एचटीएमएल है वो यहाँ पे आएगी। इससे जो ऊपर एचटीएमएल है वो ऊपर लिखी जाएगी, इससे नीचे नीचे आएगी। अब आपने इनकी पोजीशन को चेंज करना है, वो आप एचटीएमएल ही ऊपर नीचे लिखोगे ना सिंपली। अगर वो कोड शेयरेबल ही नहीं है, जैसे आप कह रहे हो कि 3 पेजेस हैं, तीनों पे डिफरेंट कोड है, तो उनको हम पेज में जाके लिखेंगे ना, वो हम लेआउट में क्यों लिखेंगे? फिर सेम होगा। हाँ, अब उसको अब मतलब आप चाह रहे हो कि हेडर कंपोनेंट शो करना है, लेकिन पेज नंबर फलां पे ये टॉप पे आए, पेज नंबर फलां पे ये बॉटम पे आए। उसको फिर हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। इफ अगर पेज फॉरवर्ड स्लैश है तो इसको इधर शो करो, इफ अगर पेज ये है तो इधर करो, इफ अगर पेज ये है तो इधर करो। इफ एल्स पढ़ी थी ना हमने, वो फिर वो लगाएंगे, कंडीशन लगा लेंगे ना। अगर ये पेज है, मैं इसको कंडीशन कर सकता हूं, अगर ये पेज फलां पेज है तो फिर ये काम करो, अगर ये पेज वो नहीं है तो फिर ये काम ना करो। लाइक मैं कहता हूं कि अगर 2 = 2 है, अगर ये है तो तुम ये वाला काम करोगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं करोगे। तो अब 2 = 2 है या नहीं? तो आ रहा है। लेकिन अगर मैं लिख दूं कि 2 = 3, मतलब ये इक्वल नहीं है, तो जब वो इक्वल नहीं है तो वो लेआउट नहीं आ रहा। तो मतलब हम कंडीशन कर सकते हैं, अभी वो टॉपिक नहीं आया ना हमारा। नहीं समझ आई? मैंने इसको हाइड कर दिया है कि नहीं आ रहा। अब यहां पे मैं लॉजिक लिखूंगा, इफ अगर मेरा पेज है मे बी कॉन्टेक्ट अस, तो इसको मुझे शो करना है या नहीं, फिर मैं इसको हाइड कर दूंगा और जिधर इसको शो करना है वहां पे जाके लगा दूंगा। हाँ, तो देखो ना, अगर कॉन्टेक्ट अस नहीं है, अगर पेज कॉन्टेक्ट नहीं है तो तुम, अगर पेज कॉन्टेक्ट है तो इसको तुम मे बी फुटर पे दिखाओ, नीचे दिखाओ, यहां पे। अगर कंटेंट नहीं है, अगर मे बी आप कह लो कि ये होम है, अगर ये होम है तो आप इसको यहां पे दिखाओ। तो अब जब वो कंटेंट नहीं होगा, अब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंटेंट नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिकली शो नहीं होगा, और ऑटोमेटिकली इधर शो होगा। क्यों होगा? क्योंकि इधर कॉन्टेक्ट होगा वो। और जब होम होगा तो ऊपर होगा, उस टाइम वो कॉन्टेक्ट एट द सेम टाइम, वो होम और कंटेंट दोनों तो नहीं हो सकते ना, इस वजह से। तो हम कंडीशंस करेंगे उसको कि किस पेज पे कैसे काम करना है।
लेकिन वो अभी के लिए कम्प्लेक्सिटी है आपके लिए, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो ना, एंड वाली चीज़ पहले दिन पढ़ने लग जाएं तो फिर दोनों चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो जितना पढ़ रहे हैं बस उस पर फोकस करो। मैं बोलता होता हूँ कि अपनी जेब में इतना वजन ना रखो कि उठाया ना जा सके, मतलब उतना वजन होना चाहिए ना कंधों पे जो उठाया जा सके। जब सारी चीज़ों को इकट्ठा सोचने लग जाओगे तो भारी लगेगा, मुश्किल लगेगा। एक चीज़ सोचो, मैं पढ़ा रहा हूँ लेआउट, तो फोकस्ड ऑन लेआउट कि ये क्या है, पॉसिबल आउटकम क्या है, क्यों लगा रहे हैं, क्या वजह है। आई एम टॉकिंग अबाउट पेज डॉट टी एस एक्स एंड फोकस एवरीथिंग अबाउट पेज डॉट टी एस। अब उसके अगेंस्ट क्या क्या चीज़ें होंगी वो मैं जब पढ़ाऊंगा तो वो तब डिस्कस करेंगे कि ये पॉसिबल एक्शन ऐसे हो सकता है, ये पॉसिबल एक्शन ऐसे हो सकता है। तो जो फ्यूचर की चीज़ें हैं अगर मैं आज डिस्कस करूंगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी आपको। सही है। तो अभी हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। हमने सीखा कि पेजेस कैसे बनाते हैं, राउटिंग के कंसेप्ट क्या हैं, नेस्टिंग राउटिंग कैसे कहते हैं, बिटवीन द पेजेस कोड कैसे शेयर करना है, रूट लेवल पे सारा कोड कैसे शेयर करना है, किसी सब राउट लेवल पे कोड कैसे शेयर करना है, ये सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। यहाँ तक अगर किसी को समझ ना आई हो तो वो क्वेश्चन कर सकता है। लिंकिंग राउटिंग वगैरह हमने पढ़ ली थी। पेजेस में राउटिंग कैसे करनी है, मतलब पेजेस के विद इन कोड कैसे शेयर करना है, या राउटिंग लिंकिंग कैसे करनी है। अच्छा, लेआउट कैसे काम कर रहा है देखो। अगर तो ऐप के फोल्डर में लेआउट लगा हुआ है तो वो हर एक फाइल में हर एक राउट पे शेयरेबल होगा, तो कोई भी राउट है वो उसमें शेयरेबल होगा। लेकिन अगर आपने लेआउट डॉट टी एस एक्स लगाया है सब लेवल पे, मे बी अबाउट लेवल पे, मे बी सर्विसेज लेवल पे, तो वो सिर्फ सर्विसेज वाले ही पेज के ऊपर शो होगा। देखो, सर्विस लेवल लेआउट ये, लेकिन अब ये अबाउट पे नहीं चलेगा। और दिखा दूं, अबाउट, सर्विसेज, जिस तरह पेज डॉट टी एस एक्स ऐसे लेआउट डॉट टी एस एक्स, उसके अंदर बस मैंने एक फंक्शन बना के उसके अंदर एक HTML रिटर्न कर दी। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ लगाई है चिल्ड्रन, मतलब इसके जो सब चिल्ड्रन हैं उनको शो करने के लिए। तो वो अभी मैं फर्दर इस पे हम बात करेंगे, फिर आपको और क्लैरिटी आ जाएगी ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। समझ आ रही है आपको। अच्छा, अभी आज का जो, क्योंकि आज का जो काम है वो आप तब अचीव कर सकते हो जब अभी, मतलब अभी तक जितना हमने पढ़ा है ये वही था जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। जस्ट मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर किए हैं। आज का टॉपिक अभी शुरू होने लगा है, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक राउट्स। वो क्यों पढ़ना है, क्योंकि उसके बगैर इस वीक की असाइनमेंट नहीं हो सकती। और इस वीक की असाइनमेंट क्या है कि हमने ब्लॉग बनाना है। क्या बनाना है? ब्लॉग बनाना है। और वो उस ब्लॉग में क्या होगा, डेफिनेटली ब्लॉग में क्या होता है, अगर आप यहां पे जाओ, ब्लॉग में राउटिंग कैसे काम करती है, इधर आप फोकस करेंगे एक दफा। सिर्फ 5 मिनट की गेम है, ज्यादा लंबा काम नहीं, क्योंकि अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए। अच्छा, ये ब्लॉग में इसका राउट क्या है, फॉरवर्ड स्लैश ब्लॉग। इसमें से मैंने एक ब्लॉग पे क्लिक किया तो राउट क्या है, फॉरवर्ड स्लैश ब्लॉग फॉरवर्ड स्लैश टॉप सॉफ्टवेयर हाउसेज इन फैसलाबाद। ये एक राउट है। अच्छा, अब इस ये वाला राउट मुझे बनाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ब्लॉग का फोल्डर बनाना है और उसके अंदर फिर क्या बनाना है, इसके नाम का फोल्डर बनाना है। तो हम बना लेते हैं जल्दी से, फॉरवर्ड स्लैश ब्लॉग्स बन गए। ब्लॉग्स है या ब्लॉग है? ब्लॉग है। और उस ब्लॉग के अंदर आपने क्या बनाया, एक और फोल्डर बनाया, डेट इज कॉल्ड ये सारा, और उसके अंदर क्या बना दिया, पेज डॉट टी एस एक्स, और उसके अंदर ये वाली HTML सारी आ गई। अब अगर आपने एक और ब्लॉग बनाना है तो उसका पेज बनाने के लिए क्या राउट बनेगा, फॉरवर्ड स्लैश ब्लॉग फॉरवर्ड स्लैश इस ब्लॉग का टाइटल, मतलब इस ब्लॉग का URL। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नीड टू क्रिएट वन मोर फोल्डर दैट इज कॉल्ड, जितना क्या फोल्डर, अब अपने लैपटॉप में बैठ के 1000 बनाते रहो, मैं कौन सा रोकूंगा भाई, नाम बनाओ। यार लैपटॉप कह के नहीं नहीं यार ना बनाओ,
उसको नहीं डर लगता, वो कह रहा है बनाई जाओ, जितने मर्जी बनाओ, मेरी मर्जी। तो आइडिया क्या है कि मसला क्या है, अब यहां पे आपको प्रॉब्लम समझ आएगी। दो फोल्डर बना लिए, ठीक है, दो फोल्डर चल जाएंगे। अब एक और ब्लॉक बनाना है तो एक और फोल्डर। अब ब्लॉक तो कितने हैं, खत्म ही नहीं हो रहे, कितने फोल्डर बनाएंगे, अनलिमिटेड फोल्डर। कभी ब्लॉक तो रोज ही लिखना होता है, रोज फोल्डर बनाएंगे। तो यहां पे आती है डेट इज कॉल्ड डायनेमिक राउट्स। क्या हम एक फोल्डर बनाएंगे एंड द राउट विल बी द डायनेमिक राउट। और वो कैसे हम बनाएंगे, इस चीज को हम सीखेंगे। वो कैसे बनाएंगे, उसकी डेफिनेशन है डेट इज कॉल्ड डायनेमिक राउट्स। डायनेमिक मतलब कि हमारा ब्लॉक विल बी द स्टैटिक राउट, उसके अंदर जो फोल्डर है हम सब फोल्डर नहीं बनाएंगे, हम सब फोल्डर की जगह पे ये सारे फोल्डर कर देंगे डिलीट, यहां पे ऐसे ये भी कर देंगे डिलीट। ब्लॉक के अंदर जाएंगे, एक ही एक फोल्डर बनाएंगे, उसको स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू करेंगे, उनके दरमियान कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया स्लग, आईडी स्लग वट एवर, स्लग बस। अब इसके अंदर जो एक ही फाइल बनाएंगे डेट इज कॉल्ड पेज डॉट टीएसएक्स। अब जितने भी ब्लॉग बनेंगे उनका जो भी टाइटल आएगा उन सब पे यही पेज डॉट टीएसएक्स चलेगी। लेकिन हम फिर ये खुद से टाइपस्क्रिप्ट से लॉजिक लगाएंगे। वो लॉजिक क्या होगी, अगर ये राउट हो तो ये कंटेंट डिस्प्ले करो। ये देखो, अगर मेरे पास एक रे हो, मेरे पास एरेस के अंदर 10 ब्लॉक का डाटा है, अगर एक राउट में जा रहा हूं, उस राइट का यूआरएल मुझे मिल जाता है, तो उस वाली यूआरएल वाली आईडी से मैं उस रे में से फिल्टर करके अपने ब्लॉक का डाटा निकाल सकता हूं ना, वो निकाल के वो मैं डिस्प्ले कर दूंगा। तो इस तरह चाहे एक ब्लॉग हो या 1000 ब्लॉग हो, सारे के सारे ऐसे चल जाएंगे। बात समझ आ गई। तो डायनामिक राउट में कन्वेंशन क्या है, आपने अरे वाली ब्रॉकेट, क्योंकि एक से ज्यादा पेजेस है ना, तो एक से ज्यादा चीजों को हमेशा किससे शो होता है, एरे से। तो उसने एरे वाला स्टाइल बना के फोल्डर का नाम, उसके अंदर आप आईडी लिख दें, स्लग लिख दें, जो मर्जी आपका दिल कर रहा है वो डिफाइन कर सकते हैं। और उसके अंदर आपने पेज डॉट टीएसएक्स बना दी। अब पेज डॉट टीएसएक्स बना के आपने उसको गेट कैसे करना है, आपने उसके अंदर जाके, मैं अभी के लिए तो मजीद कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, सिंपल एक सादा पेज बनाऊंगा। यहां पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, उसका नाम रख देता हूं फंक्शन। फंक्शन के नाम क्या होगा, मे बी ब्लॉग्स, और उसकी कोई ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस पैरामीटर आ जाएंगे। वो पैरामीटर के अंदर हमें रिटर्न करना है क्या, JSX, और उसमें क्या होगा डिव, और उसमें हम क्या कर देंगे मल्टी ब्लॉग्स सिंगल पेज। अब आप लोग देखिएगा, मैं जब जाऊंगा यहां पे ब्लॉग पे और फॉरवर्ड स्लैश में लिखूंगा समथिंग, तो उस पर क्या आ रहा है, मल्टी ब्लॉग सिंगल पेज। अगर मैं अब कुछ भी लिखूं, मैं लिखूं टॉप, फिर भी आ रहा है, मैं लिखूं समथिंग टेक्स्ट, फिर भी आ रहा है। अब कुछ भी लिख दो मैं यहां पे, उसके अगेंस्ट वो वाला पेज मेरा ऑटोमेटिकली रेंडर हो रहा है, एक ही। अब हमें क्या चाहिए, लेकिन अगर आप देखो पेज तो रेंडर हो रहा है, लेकिन अब हमारी केस में हमेशा सेम यूआई रेंडर हो रही है, मल्टी पेज सिंगल, मल्टी ब्लॉक सिंगल पेज, ये रेंडर हो रही है यूआई। लेकिन अगर आप यहां पे देखो मेरी वेबसाइट पे, वहां पे हर पेज पे क्लिक करने पे कंटेंट बदल जाता है। वो हम कैसे बदलेंगे, उसके लिए हमें थोड़ी लॉजिक लगानी पड़ेगी। वो लॉजिक क्या है, मैं एरे बना सकता हूं यहां पे, मे बी कांस्टेंट डाटा या ब्लॉक्स, ब्लॉक डाटा। एरे कैसे बनाते हैं, ऐसे, और उसमें ब्लॉग में क्या क्या चीज़ें होंगी, मैं अभी के लिए एक दो चीज़ रख लेता हूँ, आईडी, उसकी आईडी रख लेता हूँ मे बी 1, और उसका टाइटल रख लेता हूँ या डिस्क्रिप्शन रख लेता हूँ। ये कोई ब्लॉग है, इसका मैंने डाटा बना लिया, मे बी टॉप सॉफ्टवेयर कंपनीज, ठीक है। इसी तरह एक और ब्लॉग शो करना है, तो हम एक और ब्लॉग का डाटा यहाँ पे बना लेंगे, और उसकी आईडी चेंज हो जाएगी, और सॉफ्टवेयर कंपनीज भी चेंज हो जाएंगी, मे बी सॉफ्टवेयर हाउसेस। मतलब अब क्या ब्लॉग है वो तो डिफरेंट हो सकता है, उसकी डिस्क्रिप्शन चीज़ें। ये अब दो चीज़ें डिफरेंट मेरे पास आ गई यहाँ पे। अब हमने स्लग यूज़ कर लें या वो यूज़ कर लें। अब नेक्स्ट JS मुझे बता देगा कि कौन सा राउट कॉल हुआ है। अगर वो राउट आ रहा है
आप उस आईडी को गेट करके आप इसके साथ मैच कर लेंगे, आईडी से मैच कर लें, या अक्सर ब्लॉग में स्लग यूज करते हैं। स्लग मतलब टाइटल, उसके अंदर कोई टाइटल होता है लाइक टॉप हाइफन सॉफ्टवेयर, ऐसे इसके साथ मैच कर लें। मैच करके जो जो अरे आप यूज करेंगे वो वाला इंडेक्स उठा के आपने नीचे डिस्प्ले करना है। सही है, तो कैसे करेंगे, मे बी आपको मैं स्लग से कर लेता हूँ टॉप सॉफ्टवेयर, इसमें एक और स्लग लगा देता हूँ, मे बी टॉप कंपनीज, इसमें टॉप सॉफ्टवेयर कंपनी कर लेते हैं, ये टॉप सॉफ्टवेयर हाउसेस। ठीक है, दो राउट बना दिए, टॉप सॉफ्टवेयर कंपनीज। मैं क्या करूंगा, मुझे वो बता रहा है कि आपको राउट कैसे मिलेगा, इसके अंदर पैरामीटर्स हैं, वो कैसे मिलेंगे, वो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे पैरम्स डॉट स्लग करके। तो अगर मैं उसको लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक प्रॉब मिलेगा डॉट इज कॉल्ड पैरम्स, उसकी टाइप डिफाइन करनी है, तो आगे उसकी टाइप भी डिफाइंड है, हम उसको भी कॉपी कर लेते हैं। टाइप ऐसे डिफाइन करते हैं ना कॉलन डाल के, उसकी टाइप मैंने डिफाइन कर दी। अच्छा, अब मैंने क्या किया, पैरम्स, यहाँ पे मैं फिल्टर करूँगा कि कांस्टेंट शो में भी सिलेक्ट ब्लॉग, उसमें क्या करूँगा मैं कि डाटा, कौन सा डाटा, ब्लॉग्स डाटा डॉट फिल्टर में क्या चलाऊंगा मैं, स्पेलिंग ठीक है, ये क्या लाता है, ठीक है, और उसमें मुझे एक एरो फंक्शन पास करना होता है। अब याद आ रही है ना पुरानी टाइप्स की भी बोलता नहीं कि ओह, अच्छा, उसके अंदर मुझे दो चीज़ें मिलती थी, क्या क्या मिलता था, आइटम और इंडेक्स। तो इंडेक्स से हमें मतलब नहीं है, आइटम से मतलब है, चल जाओ। टाइप भी डिफाइन करनी है डेफिनेटली सारी, तो वो अभी मैं नहीं कर रहा टाइप डिफाइन, तो मुझे उसको एरो फंक्शन में रिटर्न लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ आइटम डॉट स्लग इक्वल टू डबल इक्वल टू है पैरम्स डॉट जो मुझे वो दे रहा है डॉट स्लग, अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो रिटर्न कर दो सिलेक्टेड ब्लॉग। जब मुझे सिलेक्टेड ब्लॉग मिल जाएगा तो मैं उसको क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे सिलेक्टेड ब्लॉग में जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो मैं यहाँ पे शो करने लगा हूँ। सिलेक्टेड ब्लॉग का एक राउट होगा, उसका 0 इंडेक्स उठाऊंगा डॉट डिस्क्रिप्शन। हाँ, क्या कह रहा है, हाँ जी, कर दिया है ना टाइप डिफाइन। ब्रैकेट से बाहर चला गए, सॉरी, ये डबल डबल आ गया ना यार। पैरम्स के अंदर क्या होगा, पैरम्स होंगे, जब ये लिख रहा है तो फिर क्या ज़रूरत है कपने की। आगे पीछे होगी होंगी कोई ब्रैकेट ना। तो अभी टॉप पे कुछ नहीं आ रहा क्योंकि उसको मिला ही नहीं कुछ। सही है, अब मैं लिखूंगा टॉप सॉफ्टवेयर, यहाँ पे 404 शो कर सकते हैं, टॉप कंपनीज था लिखा हमने राउट, तो यहाँ पे क्या आ रहा है टॉप सॉफ्टवेयर कंपनीज। मैं लिखूंगा टॉप सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है टॉप सॉफ्टवेयर हाउसेज। तो ये जो मैंने लॉजिक लिखी है दैट्स ऑल अबाउट टाइप स्क्रिप्ट, इसमें मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखा। जो इंटरेस्टिंग पार्ट है जो हमने सीखा है वो हमें पैरम्स आ रहे हैं कहाँ से, वो नेक्स्ट जेएस दे रहा है कि यूज़र किस राउट पे है, उसको जस्ट मैंने मैच करके डाटा फिल्टर करके इधर डिस्क्रिप्शन शो कर दी।
हाँ जी, हमारे पास लिस्ट ऑफ ब्लॉक का डाटा होगा, वो किसी जेसन फॉर्मेट में होगा, सही है। अच्छा, उस ब्लॉक में से जब भी यूज़र किसी भी ब्लॉक पे हिट करेगा, मैं उस जेसन डाटा में से एक ब्लॉक का डाटा उठा के उसको डिस्प्ले करूंगा। वो डाटा मैं कैसे उठाऊंगा, वो मुझे पता लगेगा यूज़र किस राउट पे है। उस राउट के डेफिनेशन को उठा के मैं अपने डाटा में कंपेयर करूंगा कि ये किसके साथ मैच कर रहा है। वो मैचिंग की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। आइटम डॉट स्लग जो मेरे डाटा में स्लग पड़ा है, और डॉट स्लग जो यूज़र ने जिस राउट को हिट किया है, वो दोनों अगर मैच कर रहे हैं तो मुझे सिलेक्टेड ब्लॉक मिल गया। ब्लॉक को मैंने सिलेक्ट कर लिया, कौन सा डिस्प्ले कराना है उसको मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया, सही है। इसको हम मज़ीद इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये सारी डेफिनेशन क्या है, ये कर्ली ब्रेसेस मैंने क्यों लगाई हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं ये आपको शो इसलिए करना चाह रहा था ताकि आप इस वीक में इसके साथ प्ले कर सकें और एक ब्लॉग पेज बना सकें। कोड मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग खेलेंगे मज़ीद, हम नेक्स्ट वीक आके इसको मज़ीद इंस्पेक्ट करेंगे कैसे चीज़ें हैं आप। लेकिन इस वीक में एक ब्लॉग एप्लीकेशन बनाएंगे, उसमें क्या होगा कि मैं जिस भी आपके पास 10-15 ब्लॉग होंगे एरेस के अंदर, जिस भी ब्लॉग पे मैं हिट करूंगा आपने उस ब्लॉग का डाटा शो करना है, सही है। वो मैंने चला के दिखा दिया, आपने उसमें कोई नई चीज़ नहीं करनी।